ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सेकंड क्लास की बात करते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, बेसिक बताया, थोड़ा केमिस्ट्री का डिफाइन बताई थी, मैटर के बारे में बताया था, इसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं, आज नया पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड पढ़ लिया था, गैस पढ़ लिया था। आज हेडिंग लिखो लिक्विड, लिखो लिक्विड, हेडिंग लिखो लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है, लिखो अ सब्सटेंस। लिक्विड क्या होता है, अ सब्सटेंस is said to be liquid. A substance is said to be liquid, said to be liquid if it possesses a definite volume, if it possesses a definite volume but not डेफिनेट शेप। लिख लिया? ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इसमें डेफिनेट तो क्या होता है लिक्विड। मैंने आपको लिखवाया कि लिक्विड कोई भी वो सब्सटेंस होता है, सिंपल सी भाषा में, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट पॉजेस डेफिनेट शेप, जिसकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, मेरे पास लिक्विड H2 है, मान लो मैं H2O को डालूंगा, कंटेनर के अंदर डाला मैंने, 1 लीटर H2O है मेरा। अगर मैं इसको किसी बॉटल शेप में डालता हूं मैं, तो ये वैसी शेप गेन कर लेगा। अगर इसको मैं किसी बड़े बाउल में डालूंगा तो ये उसकी शेप गेन कर लेगा। अगर मैं इसे किसी मान लो काफ़ी ज़्यादा बड़े बाउल में डालता हूँ और ज़्यादा बड़े, तो ये उसकी शेप का गेन कर लेगा। लेकिन वो रहेगा हमेशा 1 लीटर ही रहने वाला है, ये नहीं 1 लीटर से कुछ चेंज हो जाएगा। तो कोई भी वो सब्सटेंस जो कि क्या हो, जो कि वॉल्यूम जिसकी फिक्स्ड हो, लेकिन उसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। और साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ उसका साइज भी फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे साइज कुछ और होगा। साइज का मतलब मेरे यहाँ से उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। साइज मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं कहना है मैंने। तो कोई भी वो सब्सटेंस जो कि क्या हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो बट डज नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसके बाद में हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का मतलब, ठीक है, तो हम बच्चों नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो ये आपको बात याद रखनी है कि लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड डिस्टेंस आर इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड के आर इन बिटवीन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, सेकंड बात देखो, अगर मैं बात करूं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो मैंने बताया जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी पास होते हैं, तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे। गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर पे होते हैं। लेकिन अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लिक्विड को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बिटवीन होती है सॉलिड एंड गैस। तीसरी बात लिखिए, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनके पास भी नंबर ऑफ आयंस फ्री होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो दे कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। लिख लीजिए, दे कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी।
एक यहाँ पे नोट में बात लिखी है, बहुत अच्छी सी बात है जो काम आएगी आपके एंट्रेंस में भी। तो क्या बात है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बात वो ये है कि अगर मैं बात करूं H2O की, H2O इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, बट इन प्योर स्टेट, अगर मैं प्योर स्टेट की बात करूं, अगर आपके पास प्योर वाटर है तो दे डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का मतलब अगर प्योर वाटर आपके पास है तो उसमें से बिजली जैसी नाम की कोई चीज पास नहीं हो सकती। अगली प्रॉपर्टी बात सिंपल सी भाषा में इसके एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर एक्सेट्रा। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब नई बात करते हैं, आगे नए हेडिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया बेटा, यहाँ पर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। पहले हमने क्या पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड के बारे में पढ़ा हमने लिक्विड के बारे में पढ़ा, हमने गैस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो फिजिकली हम क्लासिफाई करते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, हेडिंग लिखो केमिकल क्लासिफिकेशन, हेडिंग लिखो केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है बेटा, जब मैं बांटता हूं, मैंने आपको बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन किसमें, मैंने बताया था आपको या नहीं बताया था, नहीं बताया हो तो सुन लेना। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बांटते हैं किस बेसिस पे, किसी ना किसी बेसिस पे बांटते हैं। तो वो बेस सबसे पहले आप लिखो डिपेंडेंट, लिखो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल composition of the dependent upon chemical composition of the substance, matter may be classified into, matter may be classified into ए पार्ट में लिखो प्योर सब्सटेंस, बी पार्ट में लिखो मिक्सचर, ए पार्ट में लिखो प्योर सब्सटेंस, बी पार्ट में लिखो मिक्सचर। तो बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बांटते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे मैटर को हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होता है हमारा, मिक्सचर होता है। तो हेडिंग लिखो बेटा प्योर सब्सटेंस, हेडिंग लिखो प्योर सब्सटेंस, लिखो प्योर सब्सटेंस में लिखो इसकी डिफाइन लिख लो, इजी है समझा दूंगा। लिखो प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस which formed only single एटम, सिंपल से कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, हेडिंग लिखो प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड, प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड। तो प्योर सब्सटेंस को बेटा दो तरह से क्लासिफाई करा गया है। पहला लिखो एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, लिखो बेटा, ठीक है। बात करते हैं बेटा एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है बेटा, छोटी सी हेडिंग लिख दो फर्स्ट पार्ट में, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को डिफाइन भी कर देते हैं। लिखो एलिमेंट में लिख सकते हो बेटा, एलिमेंट आर those pure substance, element are those pure substance which is formed by only single type of atom, जो केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनता है, हम डिफाइन कह सकते हैं वो एलिमेंट होता है बेटा। इसके बाद में एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड करा गया है, एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड करा गया है। तो बेटा लिखो एलिमेंट भी 3 टाइप के होते हैं बेटा, फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, थर्ड मेटलॉइड। और बेटा कॉपी के 3 पार्टीशन कर लो, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है मैं फिर भी कर देता हूँ। तो कॉपी के 3 पार्टीशन कर लो ऐसे बेटा,
और एक तरफ लिख लो मेटल, दूसरी तरफ लिख लो नॉन मेटल, और तीसरी तरफ लिख लो मेटलॉइड। बेटा मेटल क्या होते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा मेटल के बारे में, जो अपनी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रखते हैं, फ्री रखते हैं। कोई भी वो सब्सटेंस जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, मतलब कि दे पॉसेस फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। पहली बात। दूसरी बात ये होती है, इसी नॉन मेटल की बात करते हैं, तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। दूसरी बात इसके अंदर बात करें नॉन मेटल में, तो दे डज नॉट पॉसेस फ्री इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल। तो इनके पास अपने आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड एक सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which partially passed charge और इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा मेटलॉइड कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर से आधी हाफ, मतलब पार्शली बिजली को पास होने दे और पार्शली ना पास होने दे। बेटा अगर मैं बात करता हूँ मेटल की, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। अगर होता है सोडियम जब फ्री स्टेट में होता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, ठीक है, तो Na+ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में अब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे मैग्नीशियम 2+, ठीक है। बात करते हैं नॉन मेटल में, क्लोरीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। ये क्या करेगा, F एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, ये F- हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं मेटलॉइड की, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये तुम्हारे मेटलॉइड के एग्जांपल, ये नॉन मेटलॉइड। दूसरी बात, यहाँ से एक नोट वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नोट वाली बात आपको क्या याद रखनी है, लेट से आपके पास अगर कोई मेटल है, जब भी कोई मेटल आपके पास होगा, आपको पता है मेटल के पास टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉनों को, तो अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक मेटल था उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो वो केटायन फॉर्म करेगा। तो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन देन केटायन विल फॉर्म, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सिमिलरली जो आपके पास नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन विल फॉर्म। तो ये बात, इस बात को कि मेटल गेन इलेक्ट्रॉन देन कैटायन विल फॉर्म, ठीक है। तो लिखो व्हेन अ एटम लूज, तो सिंपल सी भाषा में जब कोई एटम क्या करेगा, जब कोई एटम लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कैटायन बनेगा, और कोई एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो एनायन बनेगा। तो लिखो व्हेन अ एटम लूज इलेक्ट्रॉन देन कैटायन विल फॉर्म, and when a non-metal atom
नॉन मेटल एटम gain electron, then anion will form. हो गया। बेसिकली अगर मैं बात करूं मैं तो हमेशा ये बात भी आपको याद रखनी, जो नॉन मेटल होते हैं ना आपकी पीरियोडिक टेबल में, वो हमेशा ज्यादा होते हैं किससे, मेटल से। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो लिखो नॉन मेटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेटल। ठीक है। इसी में दूसरी टाइप मैंने क्या लिखवाई थी आपको, कंपाउंड। तो हेडिंग लिखो कंपाउंड। तो कंपाउंड पहले डेफिनेशन लिख लो, कंपाउंड क्या होता है। देखो कंपाउंड आर दोज प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड आर दोज प्योर substance, compound are those pure substance which are formed two or more element present in two and more element present in fixed ratio by mass। तो बच्चों कंपाउंड की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनती है कि जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं किसमें, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो कंपाउंड जैसी चीज बनती है। एग्जांपल, जैसे कोई एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, ये दोनों फिक्स्ड रेशियो में मिले, उन्होंने बना लिया कुछ AB2 टाइप का समथिंग कुछ बना लिया। तो एग्जांपल लिख सकते हो ये। ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया H2O, इसमें आपको पता है दो मिलेंगे तो 2:18 ही होने वाला है, 16:18, तो 1:8 एग्जांपल लिख सकते हो। इसके बाद में लिखो कंपाउंड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। कंपाउंड को भी फर्दर क्लासिफाई करा गया है। ठीक है। तो कंपाउंड को भी फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम, इट इज ऑल्सो 2 टाइप, ठीक है। तो कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं। पहले लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए पार्ट में लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी पार्ट में लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बी पार्ट में लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता हूं सबसे पहले मैं आपको। लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बेसिकली बात करूं, बेसिकली वो कंपाउंड जो किसके होते हैं बच्चों, कार्बन के होते हैं। बेसिकली वो कंपाउंड जो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं, कार्बन से मिलके बनते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये आपके एनिमल और प्लांट में पाए जाते हैं। डिटेल में पूरी ब्रांच ही पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड रादर देन कार्बन या एक्सेप्ट कार्बन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अमोनिया और यूरिया, यूरिया तो एक, अमोनिया हो गया और HCl, NaOH एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि और कार्बन से रिलेटेड नहीं होते, कार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक, तो लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखो हेडिंग लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिखो दीज आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड। These are basically carbon compound which is found in animal and plant.
दूसरी बात, अगर कोई आपसे बेसिकली डिफाइन करने के लिए जनरल डेफिनेशन आपसे पूछे इसकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वो जो कि नॉन लिविंग थिंग, जिनका रिसोर्सेस नॉन लिविंग थिंग होता है, वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में लिख सकते हो कार्बनिक कंपाउंड में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं नेबल प्लांट से। फिर लिखो एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें लिखना दीज आर दोज कंपाउंड which are found in non-living resources, non-living resources। लिख लिया? non-living resources, हेडिंग लिखो नई मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर बताता हूं, ठीक है। हेडिंग लिखो मिक्सचर, पहले मिक्सचर में लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो दीज आर बेसिकली, देखो अ मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज, अ मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज mixture can be defined as those substance which formed two or more than टू सब्सटेंस। तो कोई भी वो चीज जो दो या दो हजार चीजों से मिलकर बनती है। which formed two and more than two substance which present in any percentage या proportion। तो मिक्सचर क्या होता है बेटा, मिक्सचर कोई भी वो चीज होती है जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या दो या दो से ज्यादा चीज से मिलकर बनती है, और वो जो दोनों मिलने वाली थिंग होंगी या दोनों मिलने वाले सब्सटेंस होंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात करते हैं, जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड एलिमेंट था या कोई सब्सटेंस था ए, इसमें आपको बी मिक्स करा तो आपने कोई चीज़ बना ली ए बी। जो मिलने वाली चीज़ होगी उनमें से वन इज कॉल्ड सॉल्यूट, अगर ये बताऊंगा, ठीक है, और अदर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका मिक्सचर है, वो मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, या तो इसी को अपनी भाषा में सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा ना, कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है मिक्सचर भी क्या होते हैं, आपका मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो आपकी मिलने वाली चीज है दोनों, अगर वो प्रॉपरली सही से फिक्स्ड अमाउंट में मिल जाती है। एग्जांपल में बात करूं जैसे वाटर और शुगर का, ठीक है, बन गया सब्सटेंस है, खैर उससे हमें मतलब नहीं। वाटर और शुगर के बाद में आप वाटर शुगर से प्रॉपरली मिक्स कर लोगे, मिक्स करने के बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर वाटर और शुगर दोनों को आप सेपरेट नहीं सीन आउट कर सकते हो। दोनों की अगर मैं सीन आउट करने की बात करूँ, ना ही तो आपको कोई बाउंड्री क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, ना ही कोई बाउंड्री दिखेगी। तो एक ऐसे मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या होती है, सेम होती है, उसे मैं होमोजेनियस मिक्सचर बोलता हूँ, ठीक है। और जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी थ्रू आउट, उसे क्या बोलूंगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक और बात होमोजेनियस मिक्सचर से रिलेटेड आपको याद रखनी है,
होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर बाउंड्री क्रिएट नहीं होती है, तो दे डज नॉट क्रिएट अ बाउंड्री। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्री क्रिएट होती है। इसका एग्जांपल की बात करूं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो गया ऑयल प्लस वाटर। आप ऑयल प्लस वाटर को अगर देखोगे तो वहां पे बाउंड्री क्रिएट दिखेगी। ठीक है, एक और बात बताता हूं मैं, थ्रो आउट कॉम्पोजिशन। ठीक है, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है, जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पर मुझे पता है मेरे पास वाटर था और शुगर थी। ठीक है, तो मैंने कुछ ना कुछ बना लिया होगा, बन गया होगा ABCD। ठीक है, जब मैं एक ग्लास के अंदर वाटर और शुगर दोनों चीजें एक साथ मिक्स करूंगा, मिक्स करने के बाद में अगर मैं एक चम्मच ऊपर से निकालूं या बिटवीन से निकालूं, मिडल से या सबसे बॉटम से निकालूं, थ्रू आउट उसकी जो टेस्ट होगा, थ्रू आउट उसका टेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब उसकी जो मिठास होगी वाटर और उसकी दोनों की मिक्स करके वो क्या होगी? फिक्स्ड अमाउंट में होगी। दिस इज नोन एज थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम। तो कोई भी वो सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या होती है? सेम होती है। उसे मैं होमोजेनियस कहूंगा, जिसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी उसे मैं हेट्रोजेनियस कहूंगा। तो गिलास में आप कहीं से भी निकाल लोगे तो मिठास क्या मिलने वाली है? सेम है, इसीलिए वो होमोजेनियस है, अदरवाइज हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो ये डिफरेंस भी हो सकता है। तो दीज आर दोस मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर वो चीज होती है जो कि होमोजेनियस भी हो सकती है और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम। हेट्रोजेनियस में कॉम्पोजिशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, एयर जो होती है, मेरी एग्जांपल नोट में आपको याद रखना हमेशा। एयर लिखो, नोट में लिखो, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर बट एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर बट डस्ट एयर या डस्ट पार्टिकल के साथ में जब एयर आती है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्या बोल